हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो की सीरीज में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में पर्यावरण PYQ सीरीज का 41वां वीडियो। और ये जो पेपर है हमारा, ये मैंने मेंशन कर दिया है कि कौन सी शिफ्ट और कब का ये पेपर है। आइए शुरू करते हैं आज की इस शुरुआत। तो वन संरक्षण अधिनियम जो संशोधन है किस वर्ष किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए कि वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था, और इसका जो पहली बार संशोधन किया गया था वह 1984 में किया गया था। तो ये हमारा इसका सही उत्तर क्या है, 1984। और आपको पुरानी सीरीज में पता है, मैंने ये सारे आपको याद करवाए थे, और जल्दी से हम जो है पुनः याद कर लेते हैं। सबसे पहले हम याद करते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आता है 1972 में। इसके बाद आपको याद रख लेना है जल संरक्षण अधिनियम। और जल संरक्षण का मतलब जल प्रदूषण निवारण भी इसी के अंतर्गत क्या हो जाता है, आता है। थोड़ा सा इसकी थिकनेस कम कर लेते हैं। तो जल संरक्षण जो अधिनियम है वह 1974 में आया था। इसके बाद बात करते हैं कि जो हमारा वन संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, वह आया था आपका 1980 में। इसके बाद जो आता है वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम, इसको वायु संरक्षण अधिनियम भी कहा जाता है, यह आया था हमारा 1981 में। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। तो इतने कम से कम आपको जो है ये हमेशा रटे होने चाहिए कि एग्जाम में आए तो आपका तुरंत सही उत्तर तक आप पहुंच पाए। आगे देखते हैं। वृक्षों के कृषि उपयोग सहित कृषि और वृक्षों की परस्पर क्रिया क्या कहलाती है। इंटरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ ट्रीज इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। तो जो एग्रीकल्चर के रूप में ट्री का यूज करते हैं, मतलब यदि कोई अमरूद के पेड़ लगा रहा है तो वो पूरी फसल के तरीके से पूरे खेत में लगा ले रहा है ना। तो ये एग्रीकल्चर भी कर रहा है, कृषि की परस्पर क्रिया है। इसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है, कृषि वानिकी कहा जाता है। इसको आपको याद करना है, वन की कृषि तो कृषि वानिकी कहलाती है। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है शहरीकरण का मुख्य सकारात्मक प्रभाव है। एक पॉजिटिव जो है हमें इफेक्ट बताना है शहरीकरण का। तो शहरीकरण होने से क्या होता है, परिवहन की सुविधा होती है, औद्योगिकरण होता है, स्वास्थ्य की देखभाल होती है, और रोजगार मिलता है। तो ये चारों चीजें क्या है, शहरीकरण का प्रभाव है। लेकिन मुख्य इसमें से क्या है, तो सबसे मेन जो इफेक्ट है आपका रोजगार है, जिसके लिए लोग क्या करते हैं, शहर की ओर जाते हैं, यानी पूरा जो है शहरीकरण होता है किसी गांव का। तो ये रोजगार सबसे बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। आगे हम बढ़ते हैं। एथिलीन डाई क्लोराइड जो है एक प्रकार का विष है, विष मतलब पॉइजन। तो एक प्रकार का ऐसा पॉइजन है कि जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तो ये जो है ये बहुत विषैला रहता है। एक स्मोक के रूप में इसे बोला जाता है, दूषक कहा जाता है। आयोग ने भी इसको ही सही उत्तर माना है। हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि कई जगह ये मिलता है, लेकिन आयोग ने इसको माना है, स्मोक को। आगे हम देखते हैं जल अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ। ये आपको पता होगा, अभी हमने चर्चा की है कि जल निवारण प्रदूषण अधिनियम जो है 1974 में, और यहाँ मंथ भी है, तो साथ साथ में हमें मंथ भी याद रख लेना है कि मार्च 1974 में जो है हमारा जल अधिनियम लागू हुआ था। तो ये जो है हमारे लिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें याद होना चाहिए। आगे देखते हैं। अजैव निम्नीकरण मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम बायोडिग्रेडेबल नष्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या क्या आएगा, प्लास्टिक जैसी चीजें आ जाएंगी। तो जैसे प्लास्टिक वेस्ट है, इसको किस रंग के डब्बे में उपयोग किया जाता है। आप घर में भी देखते होंगे, रेलवे स्टेशन में देखते होंगे, या जो गाड़ी वाला आता है जो कचरा निकाल, सुना है ना आपने। तो उसमें दो कलर के रहते हैं डिब्बे, एक रहता है हरा और एक रहता है नीला। तो हरा रहता है जो बायोडिग्रेडेबल है, इसको गीला कचरा भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें फल सब्जियां आदि इनके क्या रखे जाते हैं, छिलके रखे जाते हैं, और ये प्रकृति द्वारा नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ये बायोडिग्रेडेबल है। और इसमें क्या आता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नीले वाले डब्बे में। तो ये क्या कहलाएंगे, नीला डब्बा जो होगा वो किस में आएगा, अजैव निम्नीकरण। इसमें प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की पॉलीथीन है, और भी ऐसी चीजें जो नष्ट नहीं हो सकती हैं, ये नीला डब्बे के अंतर्गत आएंगे। आगे हम देखते हैं। स्वच्छ पानी का बीओडी मान क्या होगा। बीओडी का आपको पता है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब किसी पानी में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है वह उतना ही स्वच्छ होगा।
क्योंकि पानी की जरूरत कम है। जिसका बीओडी अधिक रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, प्रदूषित रहेगा। स्वच्छ पानी है, उसका वायु जो है 5 ppm में मापा जाता है, तो 5 ppm से कम होना चाहिए। किसका, बीओडी मान पानी का, तो स्वच्छ माना जाएगा। आंसर क्या है, सही ए है। यदि 5 ppm से अधिक है तो उतना ही अधिक उसको प्रदूषण की कैटेगरी में रखा जाएगा, प्रदूषित होना शुरू हो जाएगा 5 ppm से अधिक यदि क्या है, पानी का बीओडी वैल्यू है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जल जो रासायनिक और जैविक अशुद्धियों से मुक्त होता है, एक ऐसा जो वाटर है जो केमिकल और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी नहीं रहती है। केमिकल बायोलॉजिकल का मतलब, एक जल है, इसमें यदि मिनरल है, मिनरल्स हैं, इसमें क्या है, केमिकल इम्प्योरिटी तो है, लेकिन इस वाटर को क्या कहा जाता है, आपको पता होगा, मिनरल वाटर कहा जाता है। और आरओ से भी क्या निकलता है, मिनरल वाटर, यानी इसमें खनिज तत्व जो है रहते हैं। लेकिन ये भी इसमें निकाल दिए जाएं, सारी इम्प्योरिटी निकाल दिए जाएं, तो केवल H2O बचता है, उसको बोला जाता है क्या, आसुत जल, या इंग्लिश में डिस्टिल्ड वाटर। आपको पता होगा डॉक्टर जब जो है इंजेक्शन लगाता है तो कई बार पाउडर के फॉर्म में रहते हैं इंजेक्शन, उसमें एक क्या है, वाटर उसमें निकाल के डालता है, वो वाटर जो रहता है उसको क्या बोला जाता है, डिस्टिल्ड वाटर। और उसमें कोई भी इम्प्योरिटी अशुद्धि नहीं रहती है। और इसके बारे में एक और क्वेश्चन है कि ये जो है विद्युत का क्या रहता है, कुचालक रहता है। यदि हम यानी विद्युत का एक तार हम लगा दें, बिजली का इधर इसमें तार, तो दूसरी साइड हमें छूने पर करंट नहीं लगेगा, क्योंकि मिनरल भी इसमें हट चुके हैं, तो इससे बिजली का प्रवाह जो है नहीं होगा इसमें, क्योंकि मिनरल वाटर में क्या है, विद्युत का ये सुचालक है। एक ही क्वेश्चन से हमने 3-4 इसके फैक्ट देख लिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भू निर्माण की कौन सी प्रक्रिया एक लैंडस्केपिंग रिड्यूस द नीड ऑफ इरिगेशन, एक भू निर्माण की प्रक्रिया जो सिंचाई की आवश्यकता को कम कर देती है, कई स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि सिंचाई के पानी की पहुंच सीमित होती जा रही है। तो इसका जो नाम है, ये नवीन पद्धति है, जेरी स्पेकिंग। तो जेरी स्केपिंग जो कहलाती है, ये क्या है, नवीन पद्धति है बागवानी की। इसमें क्या किया जाता है, फल और सब्जियां ऐसी लगाई जाती हैं जिनमें बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है, पानी बहुत कम चाहिए इसमें, तो इसको कहा जाता है हमें जेरी स्केपिंग। तो ये आपको याद रख लेना है, यही इस प्रश्न का उत्तर है। आगे हम देखते हैं गिर अभयारण्य। तो ये आपको नाम से स्पष्ट है, गिर कहाँ पर है, गिर चाहे अभयारण्य हो, गिर चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, दोनों ही गुजरात में स्थित हैं। इसका सही उत्तर है क्या, गुजरात। और गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उस पर जो हमारा एशियाई शेर है, ये आता है प्रश्न, एशियाई शेर का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है एशियाई शेर का। और गिर अभयारण्य भी वहीं स्थित है, कहाँ पर, गुजरात में। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि यूकेरियोट्स में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। इसका प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। आपको याद रख लेना है कि ये जो है दो प्रकार होते हैं कोशिकाओं को, एक को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और एक को बोला जाता है यही क्या, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक। तो ये जो कोशिका रहती है ये कम विकसित रहती है, अविकसित कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। और ये क्या रहती है, पूर्ण विकसित रहती है। और इसमें क्या रहता है, अविकसित है, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इसमें केंद्रक जो है पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता है। और कोशिका के जो भाग हैं वो इसमें पूरे पाए जाते हैं, इसमें कोशिकीय भाग नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा जो है इसमें फैला रहता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अलावा बाकी सब भाग पाए जाते हैं। लेकिन यूकेरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये हमें याद रख लेना है। इसके एग्जाम्पल ये होते हैं, इसके अंतर्गत केवल एक कोशिकीय जीव आते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिका वाले। और इसके अंतर्गत दोनों आते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी दोनों आते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि जो बैक्टीरिया हैं उसमें क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। वहीं बाकी बात करें हम कि पादप कोशिकाएं, चाहे वो जंतु कोशिकाएं हैं, आपका कवक हैं, ये सारी जो है यूकेरियोटिक के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी चीजें हमें याद रख लेनी है। कौन सा जीव जो है अचल जीव का उदाहरण है,
अचल जीव का मतलब सरफेस में एक बार जो है चिपकने के बाद जो है वो हटता नहीं है वहां से, हिलता भी नहीं है। तो इसको बोला जाता है यूपेक लेक्टा। तो यूपलेक्टला जो कहलाता है, ये क्या है, एक अचल जीव का उदाहरण है। इसे याद रख लेना। हालांकि ये डीप थोड़ा क्वेश्चन हो गया बायोलॉजी से, तो फिर भी बट आया है क्वेश्चन तो हमें ये पढ़ना ही होगा। बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1967 में जो है यूएन की घोषणा हुई थी, क्योंकि उस समय जो है अंतरिक्ष की संबंधी खोज जो है होना स्टार्ट हो गई थी। अंतरिक्ष के अन्य ग्रहों पर जाना, सैटेलाइट भेजना। तब सभी जो देश में उस समय यूके हो, चाहे यूएसएसआर हो, रूस हो, है ना, और यूएसए हो, सब ने मिलकर के देशों ने एक नियम बनाए थे कि हमें जो है शांतिपूर्ण उपयोग करना है अंतरिक्ष का। ये आपको मैंने बता भी रखा है अंतरिक्ष की क्लास में। बहुत सारे हैं कि नाभिकीय हथियारों का हमें उपयोग नहीं करना है, और यदि कोई अंतरिक्ष में खोज होती है तो उसे उस देश की नहीं मानी जाएगी, संपूर्ण मानव जनजाति की खोज मानी जाएगी। ऐसे बहुत सारे जो है घोषणाएं उसमें हुई थी। तो सही उत्तर है हमारा 1967। आगे हम बढ़ते हैं कि इसरो का पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो ये एप्पल जो है, ये पुराना क्वेश्चन आया हुआ है। एप्पल एक उपग्रह है जो इसरो द्वारा जो है स्वदेशी उपग्रह है, और इसे कब लॉन्च किया गया था? 1981 में प्रक्षेपित किया गया था। जियो ट्रांसफर ऑर्बिट यानी भूतुल्यकाली, यानी पृथ्वी पर जो है समान ही चक्कर लगाता है, 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेता है पृथ्वी का एप्पल। प्रायोगिक संचार उपग्रह तो है ये, कैसा कम्युनिकेशन सैटेलाइट तो है, लेकिन ये प्रायोगिक था। इनमें प्रयोग के रूप में इसे भेजा हुआ था। तो ये जो है इसका आपको याद रख लेना है। अगला देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्लास्टिक से हल्का और स्टील से मजबूत है? तो इनमें से चार ऑप्शन है, तो इनमें से एक पॉलीमर ऐसा है जिसका नाम है 2DPA फर्स्ट। एक पॉलीमर जो है विकसित किया गया है। ये क्या करता है, प्लास्टिक से हल्का है और बहुत ज्यादा मजबूत है। यानी कई जगह जहां हमें यूज करने की बहुत हल्की चीजें उपयोग करें और मजबूत, तो वहां हम इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कार रहती है कितनी भारी, उसके उपकरण हम यूज कर सकते हैं। वही हमारे जो सेल फोन रहते हैं उसमें यूज कर सकते हैं। ये विकसित अवस्था में अभी विकासशील में है। इसका उपयोग फ्यूचर में जो है संभावित रूप से बहुत सारी चीजों में हो सकता है। आगे हम देखते हैं, जमीन से हवा में मार करने वाली जो है मिसाइल कौन सी है? इसकी जो मिसाइल है वह है त्रिशूल मिसाइल। भारत की जो है जमीन से जो है हवा में मार करने वाली, यानी हवा में का मतलब क्या है कि कोई दूसरा देश यदि भेजता है हमारे यहाँ पर रॉकेट वगैरह, उससे उसको क्या करेगा, ये उसको नष्ट कर देगा। बाकी पृथ्वी अग्नि मिसाइल ये सब जो है भारत की स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। पृथ्वी मिसाइल एक नौसैनिकों के लिए है, और कम दूरी पर, कम दूरी का मतलब है 200-400 किलोमीटर जो है इतना, इसके लिए एक मिसाइल बनाई गई है। मिसाइल, और अग्नि जो मिसाइल है ये लंबी दूरी के लिए बनाई गई है। नौसैनिक मिसाइल मतलब 7,000 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, इतनी दूर जो है। वही धनुष जो मिसाइल है, ये भी एक पृथ्वी के समान जो है धनुष मिसाइल भी है, कम दूरी की एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब निशाना इसमें फिक्स कर दिया जाता है, तो वहां जाकर ये उसी निशाने पर जाकर ब्लास्ट करती है ये। आगे देखते हैं, भूजल का उपयोग जो है किस गतिविधि के लिए सबसे अधिक किया जाता है? तो वॉशिंग में, ड्रिंकिंग में, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री? तो सबसे ज्यादा जो पानी का, पृथ्वी में जो पानी है उसका उपयोग इन सब की अपेक्षा कृषि में सबसे ज्यादा किया जाता है। तो आई होप जो है आपको भी ये अंदाजा लग गया होगा। एक इजी कैटेगरी का सवाल था, कॉमन सेंस बेस्ड सवाल था। आगे हम देखते हैं, कौन सा त्योहार जो है फसल के मौसम से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है? फसलें जो है, दिवाली है उस समय फसल आती है आपकी खरीफ की फसल, होली के समय रबी की फसल आती है। पोंगल जो है ये तमिलनाडु का त्योहार है, आपको पता होना चाहिए। उधर भी धान जब कट के आती है, और ये जनवरी में ये जो है मनाया जाता है। बट ये जो राखी का त्योहार है, रक्षाबंधन का, ये फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार नहीं है। यानी फसल कट के आए उस उपलक्ष्य में नहीं मनाया जाता है ये अपना जो है भाई बहनों के लिए जो है ये त्योहार है। बाकी त्योहारों में एक वजह एक फसलों के आने का कारण भी है। आई होप आप जो है ये उत्तर समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्वेत क्रांति के जनक जो है भारत में, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। आप सबको पता होगा।
वहीं जो है हरित क्रांति के जनक जो है डॉक्टर एस सोमनाथ को कहा जाता है। वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। तो ये आपको याद रख लेना है। तो ये जो है तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो है अक्सर पूछे जाते हैं। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, डॉक्टर एस सोमनाथ भारत में हरित क्रांति, और नॉर्मन ई बोरलॉग ये विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। भारतीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह, कालिदास जो समारोह है जिसकी राशि 5 लाख रुपए, अपने मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा समारोह है और यह उज्जैन यानी मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। ये हमें अच्छे से याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जब दोनों टेबल टेबल टेनिस में 10 अंक तक स्कोर तक पहुंच जाते हैं? तो क्या होता है कि जैसे 10-10 पॉइंट रहते हैं, टेबल टेनिस आपने देखा होगा, तो इसमें दोनों खिलाड़ी खेलते हैं। 10 पॉइंट जिसके पहले अचीव हो जाते हैं वो जीत जाता है। लेकिन यदि दोनों के 10 पॉइंट हो गए, अब उसको ड्यूज बोला जाता है। ड्यूज का मतलब अब जो है उन्हें 2 की बढ़त लेंगे, वही जीतेगा। यानी यदि इसके 12 हो गए, इसके 10 ही रहे, तब ये जीत जाएगा। ये 11 हो गए, 10 हो गए इसके, तब नहीं जीतेगा। दो, कोई भी खिलाड़ी को जीतना है, 10 के बाद उसे 2 की बढ़त लेनी होगी। तो 10 के पहले जिसके एक अधिक नंबर होंगे, 10 जल्दी पहुंच जाएगा जो, वो जीता माना जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रानीगंज में प्रथम कागज कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो रानीगंज जो बंगाल में स्थित था, ये अंग्रेजों के समय जो है भारत में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है उस समय की बात है। तो रानीगंज में जो है प्रथम कागज के कारखाने की जो है स्थापना 1891 में हुई है। फैक्ट बात है, आयोग ने इसे 1894 माना था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। वेबसाइटों के थ्रू जो है पता चलता है कि 1891 में जो है आपका रानीगंज में कागज के जो है कारखाने की स्थापना हुई है। तो ये फैक्ट जो है आपको याद रख लेना है। इसको बंगाल पेपर मिल के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम है बंगाल पेपर मिल। अच्छा, भारत में बात करें कि पहला जो है कागज का कारखाना या प्रथम कागज की पेपर मिल कहा जा सकता है। फिर पेपर मिल पहली कहाँ बनाई गई है? तो ये 1891 में रानीगंज हो गया, तो लेकिन इससे बहुत पहले 1812 में बंगाल में ही किस जगह पर? श्रीरामपुर, श्रीरामपुर में ही पहली ये जो है मिल या फैक्ट्री खोली गई थी, कागज का कारखाना। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावी परिचर्चा यानी एक इफेक्टिव ग्रुप डिस्कशन हो, एक फैसिलिटेटर के रूप में जो है किन चीजों को हमें प्रबंधित करना चाहिए, मैनेज किनको करना चाहिए? कम्युनिकेशन और ग्रेड को, तो यहाँ ग्रेड नहीं है, संचार हो सकता था। प्रक्रिया और सहमति, तो कंसेंट नहीं है यहाँ पर। प्रगति और ग्रेड भी नहीं है। दोनों सही है। इसका उत्तर जो बी है कि हमें प्रक्रिया देखनी पड़ेगी और कंटेंट, यानी प्रक्रिया चल रही हो, दोनों दो टीमों के बीच जो है डिस्कशन हो, लोगों के बीच में सही चल रहा हो जो टॉपिक हमने दिया है। तो दूसरा कंटेंट पे ही वो रहें, क्योंकि हम कंटेंट पहले ही दे देते हैं कि इस पर डिस्कशन होना है, आपका ग्रुप डिस्कशन, तो वो ग्रुप से भटके नहीं बहुत ज्यादा। तो ये भी हमें देखना पड़ता है एक फैसिलिटेटर के रूप में। बाकी जो है ग्रुप डिस्कशन बच्चे खुद ही करते हैं, उसमें हमारी भूमिका कम रहती है। सिर्फ एक फैसिलिटेटर या सूत्रधार के रूप में एक भूमिका रहती है। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में कितने विषय हैं? तो इंग्लिश में देख लेते हैं, हाउ मेनी थीम्स। तो कई बार देखिए ये हिंदी में बहुत गलती करता है हमारा आयोग। थीम देना था, यहाँ पर इनने पूछ दिया विषय। तो यदि ये पूछता कि हाँ पर्यावरण पाठ्यक्रम में कितनी थीम है, तो हमें पता है कि 6 थीमें दे रखी हैं, जो क्लास 3rd to 5th तक का जो सिलेबस है। तो कई बार आपको जो है इंग्लिश में जरूर देखना चाहिए, जिससे आपका और अधिक क्लियर हो जाता है। 6 थीम आपको अच्छे से रेटिंग होनी चाहिए। पहला है परिवार और दोस्त, आपको मुझे पता है याद होंगी, बट जो है रिवीजन हो जाएगा आपका। दूसरा है जो है भोजन है, भोजन पानी, फिर हम कहाँ रुकेंगे? आश्रय में। और रुकना हम जान गए, तो हम यात्राएं भी करेंगे, तो यात्रा है। और आखिरी में एक और है, 1 2 3 4 5, एक जो है वे चीजें, वे चीजें जिन्हें हम बनाते हैं या करते हैं काम, जिन्हें हम बनाते हैं या करते हैं। तो ये जो है ये आपकी 6वीं थीम है। 6 थीम पर ही हमारा जो है पूरा पाठ्यक्रम बेस्ड है 3rd to 5th का। अब आगे देखते हैं, छात्र जो है स्टूडेंट लर्न बेटर बाय, बेहतर किससे जो है सीखते हैं?
न्यूज़पेपर की कटिंग से बढ़िया सीख लेते हैं बच्चे, या डायग्राम बना करके सीखते हैं, या पीयर डिस्कशन, ये तो ये भी हो सकता है। आगे डिपेंड्स एज डिफरेंट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट प्रेफरेंस एज लर्निंग स्टाइल, तो यही सही हो जाएगा, क्योंकि हर एक बच्चे पर निर्भर करता है, क्योंकि हर एक बच्चे की अधिगम की जो शैली है वो अलग अलग प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं शैली। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि किस चीज से बेहतर सीखते हैं। किसी का मन डायग्राम में लगता है तो वो है, किसी को पेपर न्यूज़पेपर ज्यादा अच्छा लगता है वो उससे सीख सकता है, कोई अपने दोस्तों से सीख सकता है, किसी को एक्टिविटी से ज्यादा पसंद आता है, किसी को प्रैक्टिकल करने से ज्यादा पसंद आता है, किसी को गेम्स के द्वारा जो है ज्यादा पसंद आता है। अलग अलग चीजें हैं, किसी को मॉडल के द्वारा देखने से ज्यादा समझ में आता है। अलग अलग बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किससे बेहतर सीखते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन में मीडिया संसाधन के रूप में किन टेलीविजन चैनल का उपयोग किया जा सकता है? यानी हम जो रिसोर्स यूज करते हैं पढ़ाने में बच्चों को ईवीएस में, तो कौन सा टीवी चैनल हम दिखा सकते हैं? प्लेनेट अर्थ बहुत अच्छा चैनल है, डिस्कवरी हमने भी बहुत देखा होगा कई लोगों ने। तो ये क्या है, ये हमारे पर्यावरण के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में जो है बताता रहता है। इसका क्या है, दोनों इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। सर्वोत्तम किस्म की भारतीय टीक या सागौन किस जंगल में पाया जाता है? तो सबसे जो ज्यादा सागौन का उत्पादन होता है हमारे मध्य प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में जो है सतपुड़ा के जंगलों में जो है सबसे अच्छी क्वालिटी का भारत का पाया जाता है। तो सतपुड़ा आपको पता होगा। यदि हम बात करें कि सतपुड़ा जो है हमारा कहाँ है, तो आपने ये हमारा मान लीजिए एक मैप बना दिया मैंने एमपी का। तो ये जो है यदि यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है तो ऊपर इसके विंध्याचल कहलाती है रेंज, और इसके नीचे वाली कहलाती है क्या, सतपुड़ा रेंज। और यहीं पर हमारे कौन से होशंगाबाद जिला, बैतूल जिला, छिंदवाड़ा जिला, इन जिलों में जो है सबसे ज्यादा जो है सागौन के वृक्ष अच्छी क्वालिटी के पाए जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सिटी पूछी है कि सबसे पॉपुलेटेड जो अर्बन सिटी है पूरे विश्व की, उसका नाम है टोक्यो। हमारे मुंबई दिल्ली से भी ज्यादा जनसंख्या अधिक है कहाँ पर? टोक्यो जापान में। तो ये जो है हमें फैक्ट याद रख लेना है, हालांकि कई लोगों को जो है पता भी होगा। किसमें लेखक जो है उस घटना का प्रत्यक्ष विवरण देता है जो घटित हुई है, या कहानी को अपने दृष्टिकोण से साझा करता है? तो एक ऑथर है कि घटना का विवरण दे रहा है या कहानी को अपने अकॉर्डिंग जो है साझा कर रहा है, इसको जो है विवरणात्मक लेख कहेंगे या नैरेटिव टेक्स्ट कहेंगे। तो ये जो है वर्णात्मक लेख नहीं इसे कहेंगे, एक्सपोजिटरी, आयोग ने भी इसको माना है। इसका उत्तर जो है ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे हम बढ़ते हैं। यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप 1999 द्वारा अधिगम हेतु आकलन के कितने बड़े नियमों की पहचान की गई है? एक यूके असेसमेंट रिफॉर्म ग्रुप है, उसने बताया कि जो सीखने के लिए आकलन है, असेसमेंट जो सीखने के लिए होता है, उसके कितने बड़े नियम हैं, कितने सिद्धांत हैं सीखने के। तो ये जो है आज का आपके लिए जो है क्या है, होमवर्क की तरह है। और अभी हम देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने कल क्या दिया था प्रश्न, उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कल का प्रश्न है कि एनुअल टेस्ट जो होता है या यूनिट टेस्ट होता है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये हमारा एक फॉर्मल असेसमेंट कहलाता है। इसे हम औपचारिक मूल्यांकन करते हैं। औपचारिक मूल्यांकन की जो प्रकृति होती है एक जजमेंटल रहती है, और इसके द्वारा जो है पास फेल भी बता करते हैं कि कितना बच्चे का जो है किस लेवल पर है। फॉर्मल असेसमेंट के अंतर्गत आता है आपका एनुअल टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो होते हैं। ये इस प्रश्न का उत्तर था। आई होप जो है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जब पसंद आती है तो जरूर लाइक करिए, आप शेयर भी करिए, कमेंट करिए जो आपके सजेशंस हैं। और ईवीएस के साथ साथ जो है अब हमने बाल विकास की भी सीरीज स्टार्ट कर दी है। अब जो है आपको दोनों दोनों आपको एक दिन में 2 वीडियो जरूर कवर करनी है। 1 घंटे किसी भी तरह आप समय निकालिए, जरूर आपके क्वेश्चन बैंक में जो दिमाग में क्वेश्चन है उसमें वृद्धि होगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। और धीरे धीरे करके अब ये देखिए, एक साथ यदि एग्जाम आएगा आप नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे 30 क्वेश्चन ऐड होते होते, यकीन मानिए यदि हमने 100 वीडियो देख ली तो 100 × 30 3000 क्वेश्चन, प्लस इसके बाद जो है इसके बारे में जो एनालिसिस में करता हूँ तो कम से कम इतने ही क्वेश्चन आपके और कवर हो जाते हैं। तो 6 से 7 हजार यदि क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे तो आप समझ, यकीन मानिए जो है आपका एक जो मोटिवेशनल लेवल है और आपको जो अंदर से
प्राउड मोमेंट आएगा कि कितना आप जो है एक अच्छा लेवल आपका बन चुका है एग्जाम के लिए। तो जरूर आप समय निकालिए, तैयारी करते जाइए, रिवीजन करते जाइए, ताकि आपका जो है लेवल धीरे धीरे करके आप जो है चैंपियन बन जाएं इस एग्जाम के, और इस एग्जाम को आप बहुत अच्छे मार्क्स से निकाल लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।